अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफ़ाफ़ फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आपको फाइनेंशियल रेशोज़ के हवाले से बताया कि फाइनेंशियल रेशोज़ क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कंपनी या उसके कारोबार के बारे में हमें क्या इंडिकेशन देते हैं। मैं मज़ीद भी आपको फाइनेंशियल रेशोज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगा। बहुत से इंपॉर्टेंट रेशोज़ अभी बाकी हैं। ये कम से कम 10 से 15 रेशोज़ हैं जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक उनको लेके जाऊँगा, समझाऊँगा। उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि हम अपने कंटेंट के अंदर थोड़ी-सी चेंजेस करते हैं, जिसमें मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वो स्टॉक पिकिंग के हवाले से थोड़ा गाइड कर दूँ कि किसी भी कंपनी के स्टॉक को जब हम उठाते हैं, उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके कैसे एडवांस लेवल तक उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसके कारोबार को एनालाइज़ किया जाता है, उसकी कंपनी को एनालाइज़ किया जाता है कि वो कैसे परफ़ॉर्म कर रही है और इस वक़्त किस लेवल पे हम उसको बाय करें और किस लेवल पे उससे जो है वो पोज़ीशंस अपनी जो है वो क्लोज़ करें। और इस तरह से मैंने तकरीबन आपके लिए जो है वो 100 चेक पॉइंट्स जो है वो बनाई हुई है, डिज़ाइन की है मैंने आपके लिए। ये चेक पॉइंट्स क्या होती है, ये हम किसी भी कंपनी को पिक करेंगे और उसमें 100 चेक पॉइंट्स जो है वो देखेंगे कि मसलन कि कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है, उसकी अर्निंग्स कैसी हैं, उसकी बैलेंस शीट्स क्या बताती है, उसमें रेशोज़ क्या बताते हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। और 100 चेक पॉइंट्स चेक करने के बाद आप कंपनी के बारे में अच्छा खासा डिसीजन ले पाएँगे कि ये कंपनी वैल्यू स्टॉक है यानी कि अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हम आज एक कंपनी को उठाएँगे और उसके बारे में एनालाइज़ करेंगे, उसके कारोबार को परखेंगे। 7 चेक पॉइंट्स उसके अंदर देखेंगे। जितनी भी ज़्यादा चेक पॉइंट्स को वो पास करेगी, उतनी ज़्यादा कंपनी जो है हमारे हिसाब से अच्छी बनेगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ पे आएँगे, तो यहाँ गेट कोड वाले सेक्शन के अंदर आप कंपनी का नाम लिखें। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो देखी जाती हैं, हम कंपनी के जैसे ही स्नैपशॉट में आते हैं, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद कंपनी का जो है वो बिज़नेस डिस्क्रिप्शन यानी कारोबार का प्रोफ़ाइल यहाँ पे मेंशन हुआ होता है। जितनी कंपनी पुरानी होती है, उतनी कंपनी अच्छी तस्वर की जाती है, क्योंकि ये मुल्क के जो है वो हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होती है और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से इसने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होते हैं, जैसे कि कोविड-19, 2008 का क्रैश। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर जितनी कंपनी पुरानी होती है, उसने सारे सदमे जो है वो सहे होते हैं। हर सिचुएशन को फेस करने के बाद कंपनी अपना कारोबार चला रही होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितनी कंपनी पुरानी होती है, उसका कारोबार उतना ही मजबूत तस्वर किया जाता है। तो सल फार्मा में जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कंपनी जो है वो 1965 में बनी थी और 1993 में जो है कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनी, यानी कि अपना आईपीओ लेके आई थी। ये बहुत ही मामूली डिटेल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल भी है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है वो पिछले 60-70 सालों से जो अपना कारोबार चला रही है और मुल्क के अंदर इसने सारी जो है वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियल क्राइसिस सारे देखे होते हैं। तो पहला चेक पॉइंट तो हमारी जो कंपनी सर्ल है उसने पास कर लिया। अब दूसरा चेक पॉइंट देखने के लिए हम कंपनी के अंदर जो है वो कुछ की प्रोफाइल्स को देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल्स के अंदर जाता हूँ, वैसे ये वाली डिटेल आपको पीएसएस की वेबसाइट पे भी बआसानी मिलेगी। लेकिन स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ पे आपको बहुत सी मज़ीद चीज़ें मिल जाती हैं। इसी वजह से स्टॉक को एनालाइज़ करने के लिए हमारी वेबसाइट ना सिर्फ़ ये हम कह रहे हैं, बल्कि ओवरऑल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, वो है ऑडिटर। देखो, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम की चीज़। कंपनी का ऑडिटर कौन है? जितना कंपनी का अच्छा ऑडिटर होता है, उतनी कंपनी के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि ऑडिटर्स अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जो है वो कंपनी का ऑडिट करते हैं। वो अपनी रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते और वो कंपनी के हवाले से बहुत ही अच्छी और कारआमद जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारे केस में कंपनी का जो ऑडिटर है वो एएफ फर्गूसन है। ये बिग 4 ऑडिट फर्म के अंडर आता है ओवरऑल दुनिया में।
सबसे अच्छी फर्म तस्वर की जाती है ऑडिट के हवाले से, तो सेल कंपनी का ऑडिटर बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर जो है वो फ्रॉड या स्कैम्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमारा दूसरा जो ग्रीन फ्लैग है, वो हमें दिख रहा है कि कंपनी की जो है वो दूसरी चेक पॉइंट भी जो है वो पास कर चुकी है, यानी कि इनका ऑडिटर अच्छा है। देखो, इससे मिलती-जुलती मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत ही आपके लिए हो सकता है कि अच्छी इंडिकेशन दे। कुछ टाइम पहले हाई स्कूल का जब स्कैम बाहर आया था, उनकी जो इन्वेंट्री का मसला था, तकरीबन 5,400 करोड़ का जो है वो हाई स्कूल के साथ जो है वो स्कैम हुआ। इसमें कंपनी के उस वक़्त ऑडिटर थे ईवाई, यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग। ये भी जो है वो बिग 4 ऑडिट फर्म है। लेकिन स्कैम आने से बिल्कुल पहले कंपनी ने जो है वो अपना रेज़िग्नेशन दे दिया था। क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया हो कि कंपनी के अंदर जो है वो कुछ अनकॉमन प्रैक्टिसेस हो रही है। तो जब किसी भी कंपनी का जो अच्छा ऑडिटर है वो रिज़ाइन देता है, तो ये एक रेड फ्लैग तस्वर किया जाता है। वैसे ऐसे भी ऑडिटर जो है वो रिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन आप जो है वो थोड़ा इसके अंदर मोहतात रहें, कंपनी का ऑडिटर ज़रूर देखें। एटलीस्ट जो है वो बिग 10 या अच्छी रेटिंग वाली ऑडिट फर्म जी जो भी कंपनीज़ होती है वो मैं अच्छी तस्वर करता हूँ। उसके बिल्कुल नीचे कंपनी की वेबसाइट दी हुई है, या आप कंपनी की वेबसाइट में जाके आप उनके प्रोडक्ट्स वगैरह और भी जो है वो कारोबार से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल नीचे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे जो है वो कुछ कंपनी के की प्रोफाइल्स यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव्स के नाम दिए हुए हैं, कंपनी का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन है। तो यहाँ पे हम कंपनी की मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। बहुत सादा तरीके में आपको बताऊँगा कि कंपनी की मैनेजमेंट को कैसे परखा जाता है। देखिए, कंपनी के डेज़िग्नेशन में मिस्टर जो यहाँ पे सैयद नदीम अहमद कंपनी के सीईओ हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम मिस्टर सैयद नदीम अहमद के बारे में थोड़ा जानेंगे। सैयद नदीम अहमद की जो है ये वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं लीडरशिप के हवाले से और कुछ पब्लिकेशंस की हुई है उन्होंने। लेकिन जो एफ़िशिएंट चीज़ मैं देखता हूँ, वो देखता हूँ कि सीईओ का जो प्रोफ़ाइल लिंक्डइन के ऊपर है। क्योंकि लिंक्डइन के अंदर अमूमन जो सीईओज़ होते हैं, वो अपनी प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, और यहाँ पे जो है वो हमें बहुत अच्छी इनसाइट्स मिल जाती हैं। तो हम शुरू करेंगे कंपनी के सीईओ के एजुकेशन से, कि कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी एजुकेशन कहाँ से की हुई है। देखने का मतलब ये है कि इन्होंने जो तालीम ली हुई है, वो कितनी अच्छी और कितनी अपने कारोबार से रिलेटेड है। तो सैयद नदीम का जो है वो मुझे यहाँ पे जो प्रोफ़ाइल है वो काफ़ी मज़बूत नज़र आ रहा है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफ़ोर्ड से भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, स्टैनफ़ोर्ड से भी इन्होंने एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम किए हैं, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल, एडमसन यूनिवर्सिटी और बिज़नेस स्कूल। यहाँ पे देखने की चीज़ ये होती है कि कारोबार यानी कि बिज़नेस और अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, जैसे ये अगर फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं, तो फ़ार्मेसी के हवाले से या फ़ार्मास्यूटिकल सर्टिफ़िकेशन है इनके पास, ये देखनी होती हैं। तो स्टैनफोर्ड से इन्होंने जो है वो एंटीबायोटिक स्टीवर्ड्स प्रोग्राम किया हुआ है, और बाकी चीज़ों के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें कोई है। ओवरऑल प्रोफ़ाइल इनका काफ़ी जो है मुझे सैटिस्फाइड लगता है। उसके बाद हम लाइसेंसेस देखेंगे। यहाँ पे जो है वो सर्टिफ़िकेशन और लाइसेंसेस देखे जाते हैं कि कंपनी के जो सीईओ हैं उनके पास कितनी जो है वो इनके पास सर्टिफ़िकेशन है जो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पे भी जो है इनके पास काफ़ी अच्छे सर्टिफ़िकेशंस मौजूद हैं। इन्होंने कोविड-19 और इस तरह की जो चीज़ों के अंदर जो है वो काम किया हुआ है। इनको मिला हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन से। तो अगेन ये अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही हैं। तो ये भी एक अच्छी साइन तस्वर की जाती है। आखिर में हम कंपनी का जो सीईओ है उसका एक्सपीरियंस देखेंगे। कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने जो है वो मार्टिन डाउ के को-फाउंडर भी रह चुके हैं। तकरीबन 13 साल उन्होंने वो कंपनी चलाई एज़ अ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर। उसके बाद सेल कंपनी को जॉइन किया और पिछले 17 साल से सेल के कारोबार को वो चला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ तस्वर की जाती है, और उसके साथ-साथ ये ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर भी है आईबीएल ग्रुप का, जो अगेन सेल के साथ ही आता है। लेकिन इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। तो कंपनी का जो सीईओ है ओवरऑल इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इनकी जो कारोबार की सलाहियत है वो बहुत ही एफिशिएंट नज़र आ रही है। तो चलते हैं हम अपने फिर से सेल के बिज़नेस प्रोफ़ाइल के अंदर। हम कंपनी के चेयरमैन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाएँ, लिंक्डइन देखें।
और अगर आप मज़ीद अच्छे से जानना चाहते हैं कंपनी का सीईओ के हवाले से तो यूट्यूब पे बहुत से इसके पॉडकास्ट भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। आजकल कंपनी के जो सीईओज़ हैं वो अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट दे रहे हैं। वो अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे, कारोबार के बारे में बताएँगे, कंपनी के बारे में बताएँगे। तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छी जो है वो इनसाइट मिल जाती है। और उसके बाद कंपनी का सेक्रेटरी देखेंगे, यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी जो है मिस्टर ज़ुबैर रज़ाक पलवाला है। इसका भी आप बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट एफिशिएंसी चेक करनी है तो आप जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जाएँ। देखेंगे इन्होंने कहाँ से जो है वो सर्टिफ़िकेशन ली हुई है, कितना एक्सपीरियंस है इनका। क्योंकि जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, कभी भी कंपनी के साथ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो ये पीछे कंपनी सेक्रेटरी होता है जो कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। उनको जो है उस तरह के मामलात से निकालने में कंपनी सेक्रेटरी का ही हाथ होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा कंपनी का सेक्रेटरी होगा उतनी ज़्यादा ही कंपनी के अंदर जो है वो मुस्तकबिल में परेशानियाँ कम होंगी। तो ये तो था कंपनी का प्रोफ़ाइल और हमने मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा बहुत चेक कर लिया कि मैनेजमेंट को एफ़िशिएंटली कैसे चेक करें। बहुत सादा तरीका लेकिन बहुत कारआमद तरीका है, आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं आपको ऐसे ही बहुत सादे से तरीके बताऊँगा और आप इस तरह की अपनी भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। 100 तरीके तो मैं आपको बताऊँगा लेकिन आप अपनी एक नोट्स बनाएँ, एक डायरी बनाएँ, उसके अंदर आप अपनी जो है वो आपको कोई भी नहीं रोक रहा, आप अपना कुछ भी उसके अंदर लिखें, आपको कौन मना कर रहा है? आप उसके अंदर ये देखें कि भाई कंपनी का जो है वो मैं सपोज़ करें कि मैं उसकी प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ वो चेकलिस्ट बना लें आप अपने हिसाब से और उसका मार्केट शेयर देख लें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर इन्वेस्टर का, हर एनालिस्ट का तरीका अलग-अलग होता है, अपना होता है लेकिन आपको हर जगह से सीखना चाहिए। अच्छा उसके बाद हम फिर से कंपनी के स्नैपशॉट में आएँगे और यहाँ पे हम एक और चेक पॉइंट देखेंगे, कंपनी का फ्री फ्लोट परसेंटेज कितना है? देखो ये इंडिकेशन क्या करता है, फ्री फ्लोट परसेंटेज क्या होती है? आई होप कि आपको इसके बारे में तो अंदाज़ा होगा। मोटा-मोटा बता देता हूँ आपको। फ्री फ्लोट परसेंटेज यानी कि कंपनी के ओनर्स जो कंपनी के मालिकान हैं, उनके पास कितनी हिस्सेदारी है। उसके अलावा जो उन्होंने जो कंपनी के शेयर्स इश्यू किए हुए मार्केट में, उसको फ्री फ्लोट परसेंटेज कहते हैं। तो ये कभी भी जो है वो किसी भी कंपनी का जो है वो 51% से ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट 51% कंपनी की होल्डिंग उनके ओनर्स के पास हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी की होल्डिंग्स उनके ओनर्स के पास होती है, वो इतना ही ज़्यादा कंपनी को अच्छा करने में सोचेंगे, कंपनी को अपना समझेंगे, अपना करके चलाएँगे। ऐसा ना हो कंपनी का 90% उन्होंने स्टेक बेच दिया है, 10% उनके पास है, तो वो बहुत ही रफ़ली हो सकता है कि कंपनी को चलाएँ। तो फ्री फ्लोट परसेंटेज को देखना ज़रूरी है। हमारी चेक पॉइंट के मुताबिक ये कभी भी 51% से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे सेल का 51% से ज़्यादा नहीं है, 50-50 है। तो इस हवाले से भी सेल कंपनी ने इस चेक पॉइंट को पास कर लिया है। अच्छा फ्री फ्लोट के हवाले से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। थोड़ा मैं आपके साथ प्रैक्टिकली चीज़ें भी शेयर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी और आपका इंटरेस्ट बना रहे। मुझे याद है कि टीआरजी कंपनी कुछ टाइम पहले जो है वो उसका फ्री फ्लोट परसेंटेज जो है वो 90 से भी ऊपर चला गया था। उस वक़्त उनके सीईओ मिस्टर ज़िया चिश्ती का कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ चल रहा था जिसकी वजह से इन्वेस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो स्टेक है वो मार्केट के अंदर बेच दिया था जिसकी वजह से ह्यूज सेलिंग प्रेशर आ गया था उसके स्टॉक के अंदर और वो स्टॉक जो है वो क्रैश कर गया। तो उस वक़्त वैसे तो बाद में आके मिस्टर ज़िया चिश्ती ने ये क्लैरिफ़िकेशन दी थी कि उनकी कोई भी इस तरह की जो है वो प्रैक्टिसेज़ नहीं थी। लेकिन कभी भी कंपनी का अगर जो प्रमोटर है वो स्टेक बेच रहा है वो अपनी होल्डिंग्स बेच रहा है और आप खरीदते जा रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। आपको कभी भी प्रमोटर के अगेंस्ट नहीं जाना होता। आप प्रमोटर के साथ चलें, कंपनी के मालिकान के साथ चलें, कंपनी के भी साथ चलें। अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो आप भी स्टेक लें, अगर कंपनी बेच रही है तो आप भी बेच दें। अगर कंपनी का जो ओनर है वो ऐसा ना हो कि वो बेच रहा है और आप खरीदते जा रहे हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे मिलती-जुलती मिसाल में आपको और भी अभी हाल ही में आयशा स्टील मिल्स के रिज़ल्ट आए थे उनके क्वार्टर के सितंबर के। तो कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो बहुत ही जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई थी क्योंकि इनकी सेल्स बहुत कम हो गई थी पिछले साल के सितंबर के हवाले से। पिछले साल तो उन्होंने 1059 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन इस साल उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 458 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इतनी ज़्यादा जो है वो गिरावट बहुत ही इसके पीछे रीज़न्स है, वो कभी हम एएसएल के ऊपर कंप्लीट केस स्टडी लाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। लेकिन कंपनी की जो फ्री फ्लोट परसेंटेज है वो उनके ओनर्स के पास बहुत थी तकरीबन 65% जो है वो स्टेक ओनर्स के पास था।
तो इस हवाले से वो कंपनी को अपना भी समझ रहे थे और देखा जैसे ही कंपनी क्राइसिस में चल रही है, तो कंपनी के अंदर इसके स्पॉन्सर ने तकरीबन 690 करोड़ जो है वो इंजेक्ट किए हैं। तो जब स्पॉन्सर देखता है कि उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, उसकी कंपनी अच्छी नहीं चल रही और मेजर स्टेक उसके पास है, तो वो तकरीबन अच्छा खासा उसके अंदर अमाउंट भी डाल सकता है। तो इस तरह से भी आपको जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के साथ चलना चाहिए। वो कंपनी के अंदर पैसे डाल रहे हैं तो ही आप डालें। ऐसा ना हो कि ओनर्स जो है वो कंपनी से लिक्विडेट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और आप खरीदते जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी 5वीं चेक पॉइंट की तरफ। हम कंपनी के कारोबार को देखेंगे कि कंपनी के कारोबार कैसा चल रहा है, क्या वो प्रॉफ़िट में है या लॉस में है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे सल कंपनी का जैसे ही हम अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर आते हैं हमारी वेबसाइट scstrade.com पे, तो कंपनी का जो है वो पिछले सालों से काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट आ रहा था। कंपनी की ईपीएसेस अच्छी आ रही थी, ₹11, ₹12, ₹10 और ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन 2021 के बाद 2022 में कंपनी की ईपीएस बहुत कम हुई, तकरीबन 50% कम हुई। उसके बाद 2023 में भी कम हो गई और 2024 में तो है वो कंपनी ने जो है वो लॉस डिक्लेयर कर दिया। कारोबार में नफ़ा-नुकसान तो होता रहता है, लेकिन किस वजह से कंपनी नुकसान कर रही है, वो देखना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के अंदर जो है वो कुछ और प्रैक्टिसेज़ चल रही हो, जिसकी वजह से जो है वो ये लॉस के ऊपर लॉस डिक्लेयर कर रही है, या ये कभी-कभार इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो है वो कंपनी लॉस डिक्लेयर कर रही है। तो साल के अंदर 2023 का जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनका जो है वो 61 पैसा इन्होंने ईपीएस डिक्लेयर की हुई है। इतनी कम इस वजह से इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बताया था, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी बताया था। उस वक़्त इनके जो है वो मैंने देखा कि इनकी इनकम स्टेटमेंट में इनके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स लग चुका था, काफ़ी बड़ी रकम इनके ऊपर लगी थी गवर्नमेंट की तरफ से। डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था, हमारी अपनी करेंसी पीकेआर जो है वो बहुत ही डेप्रिशिएट हो रही थी। तो ये जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बाहर से, एपीआईज़ जो होते हैं इनकी, वो बहुत ही इनको कॉस्टली पड़ रही थी, महँगी मिल रही थी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इनकी जो है वो बॉटम लाइन जो है वो कम हो गई क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई थी कंपनी की। तो इस वजह से 2023 के अंदर कंपनी के जो है वो इतना प्रॉफ़िट नहीं किया और कंपनी की जो ईपीएस है वो खाली 61 पैसाज़ आई। लेकिन 2024 के अंदर कंपनी ने भी जो है वो बिल्कुल लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। तकरीबन ₹4 और 65 पैसे का जो है वो कंपनी ने एलपीएस शो की है। इसकी वजह जो है वो कंपनी ने अभी हाल ही अपनी जो है वो फाइनेंशियल्स के अंदर बताई हुई है, कि कंपनी ने जो है वो एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाई थी सल पाकिस्तान, जो ओवरऑल जो है इन्होंने 1640 करोड़ में बनाई थी। तकरीबन मैं आपको बहुत आसान करके बताता हूँ, वैसे मैं आपको मिलियन और बिलियंस में भी बता सकता हूँ। लेकिन 1640 करोड़ इस वजह से बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये आपके लिए आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो हम इस तरह की बिलियन और मिलियंस की फिगर्स जो है वो बहुत कम यूज़ करेंगे। तो 1640 करोड़ में इन्होंने अपनी सेल पाकिस्तान सब्सिडियरी कंपनी बनाई और कुछ वजूहात की वजह से इनको जो है वो कंपनी 1120 करोड़ में बेचनी पड़ी। तो बीच का जो डिफरेंस है 520 करोड़, उसको अकाउंटिंग में घाटा कहते हैं और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स के अंदर ये नुकसान रिकॉर्ड किया है। तो इस वजह से जो है वो इनका जो है ईपीएस नहीं आई, और उनकी जो है वो बॉटम लाइन यानी प्रॉफ़िट जो है वो बहुत ही मुतासिर हुआ। अभी के लिए यहाँ पे जो है हम अपनी इस फाइनेंशियल्स की चेक पॉइंट को 50-50% कहेंगे। ना ये रेड फ्लैग है, ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं। जब मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ना सिखाऊँगा, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सिखाऊँगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाऊँगा और उसके साथ-साथ हम कैगर देखेंगे, इनका जो ग्रोथ है उसको देखेंगे। तो फाइनेंशियल वाला जो चेक पॉइंट है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंपनी अभी रेड फ्लैग में है या ग्रीन फ्लैग में है। इसके बाद कंपनी का आपको जो है वो बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इस तरह के रेशोज़ भी देखने चाहिए। पी रेशो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर की हुई है। आप उनको ज़रूर देखें। अभी के लिए इतना बता देता हूँ, देखो जैसे कोई भी कंपनी सर्विसिंग की है या टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, तो इतने बड़े असासे नहीं होते, उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनको इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनका बुक वैल्यू वैसे ही बहुत कम होता है और शेयर प्राइस जो है उनका ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे शेयर महँगा खरीदना विथ रिस्पेक्ट टू बुक वैल्यू इतनी बुरी बात तस्वर नहीं की जाती है। लेकिन जो कंपनी डिपेंड करती है अपने प्लांट पे, प्रॉपर्टी पे, मशीनरी पे, उसके अंदर बुक वैल्यू को ज़रूर देखा जाता है कि हम जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं, वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1 से ज़्यादा ना हो, जितना 1 से ज़्यादा होगा वो महँगी होगी और जितना 1 से कम होगा वो उतनी सस्ती तस्वर की जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको पिछली वीडियो से बआसानी समझ आ जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशो, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं।
इसके बाद हम कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। ये ज़रूर देखा जाता है क्योंकि इससे हम कंपनी की मोनोपोली के बारे में समझ सकते हैं कि कंपनी अपने कारोबार में अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे है, कितनी डोमिनेंसी है इसकी मार्केट के अंदर, कितना अपना माल, अपना जो प्रोडक्ट्स है वो बेच पा रही है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? ये चीज़ आपको कंपनी के जहाँ तक मैंने देखा है कि आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट या उसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में मिली हुई होती हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, गूगल से ज़्यादा हो सकता है कि आपको इतनी आसानी से ना मिले। कंपनी खुद अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के अंदर जो उनकी लेटेस्ट हो वो आप देखें, तो आपको बआसानी मिल जाएँगी ये सारी चीज़ें। तो सेल कंपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से जो कि इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वॉल्यूम वाइज़ ये सेकंड नंबर पर आ रही है, 6.3% का इसका मार्केट शेयर है। और अगर वैल्यू वाइज़ हम बात करें तो ये 5वें नंबर पर आ रही है, जिसका 4.8% है। अब ये इंडिकेट क्या करता है, ये अच्छा है या बुरा? देखो, कंपनी का मार्केट शेयर अगर इसके कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू वाइज़ अगर देखूँ तो यहाँ पे गेट्स का सबसे ज़्यादा आ रहा है और वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, 7.3% है। ओवरऑल जो कंपनीज़ का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। तो इसी वजह से सेल का यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मार्केट शेयर ठीक है, ना अच्छा है, ना बुरा है। लेकिन अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर 30%, 40% ये ज़्यादा है, तो समझिए कि कंपनी की अपने कारोबार में मोनोपोली है, वो डोमिनेट करती है मार्केट को और वो ये अच्छी तस्वर की जाती है। यहाँ पे तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो मार्केट शेयर बहुत डाइल्यूट हो चुका है, बहुत कम है। लेकिन बहुत से सेक्टर्स हैं वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो कंपनीज़ का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, 30%, 40%। तो जिसका भी मार्केट शेयर 30% से ऊपर है, वो अच्छी तस्वर की जाती है, वो एक ग्रीन फ्लैग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो हमारे बहुत आसान तरीके वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे लगे होंगे। आप अपने हिसाब से स्टॉक को एनालाइज़ करें और हमें हमारे कंटेंट के हवाले से फीडबैक ज़रूर दें, आप किस तरह का कंटेंट चाह रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी बहुत शिकायत होती है कि हम वीडियोज़ बहुत लेट अपलोड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें रिसर्च करनी होती है और आपके लिए कंटेंट जो है वो ढूँढना होता है, उसको आसान बनाना होता है। क्योंकि यूट्यूब के अंदर हम फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको दे रहे हैं, ये बहुत बोरिंग होती है। थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मेहनत करनी पड़ रही होती है। लेकिन आज मैंने आपके साथ 7 चेक पॉइंट्स डिस्कस की हुई हैं। हम इसी 100 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे और मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं जब आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है वीडियोज़ बनाएँ। और आप यहाँ कमेंट में जो है वो अपनी चेक पॉइंट भी कोई भी एक अच्छे से अच्छी आप लिख सकते हैं कि मैं इस चेक पॉइंट को देखता हूँ और स्टॉक को पिक करता हूँ। मुझे 100 कमेंट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के ऊपर जैसे ही 1000 लाइक्स आएँगी, तो हम दूसरा वीडियो इस तरह का अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.